अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 29 आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो। देखें, जब आपके पास एक ऑप्शन था तो आपने इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल किया। जब आपके पास दो ऑप्शंस थे उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आपने इफ़ एल्स को यूज़ किया। इसी तरह से अगर आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप उस सूरत में इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है उसके हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और हम लास्ट लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ आपकी बुक में से ही कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में जब इफ़ एल्स इफ पढ़ा था तो उसमें भी हमने इस प्रोग्राम को देखा था। 11.9 है ये एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएं और चेक करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं। वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और देखें सबसे पहले किस तरह से होगा। यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे एंटर अ नंबर, और स्कैन एफ के ज़रिए वो नंबर जो है वो एंटर करके एन वेरिएबल में सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद पहली कंडीशन लगाई जाएगी, इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी। देखिए नेक्स्ट कंडीशन लगाने का तरीका, पहली कंडीशन इफ़ में, दूसरी एल्स इफ़ में। दूसरी कंडीशन में एन इज़ लेस दैन ज़ीरो लिखा जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो प्रिंट एफ करेगा नंबर इज़ नेगेटिव। देखें पहले अगर एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो था तो नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर एन इज़ लेस दैन ज़ीरो है तो नंबर इज़ नेगेटिव, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, मतलब दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हो जाती हैं, नंबर ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर ज़ीरो होगा। तो लास्ट जो आपकी ऑप्शन होगी वो आप इस तरह से एल्स में लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रिंट एफ नंबर इज़ ज़ीरो। तो देखिए हमारे पास तीन कंडीशंस थी, यानी कि तीन ऑप्शंस थे। हमने उनको किस तरह से लिखा कि पहला इफ़ में, दूसरा एल्स इफ़ में और तीसरा आखिरी ऑप्शन जो है वो एल्स में ही लिखा जाएगा। क्योंकि एल्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जारी बात है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना है। इसलिए एल्स के आगे आप देखें कि कंडीशन नहीं लगाई जाती, सिर्फ एल्स लिखा जाता है, क्योंकि इसने एग्जीक्यूट होना ही है उस वक्त अगर ऊपर वाली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ को। लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि हमने इफ़ एल्स इफ के सिंटेक्स में देखा था कि ब्रैकेट्स लगाई गई हैं हर कंडीशन के लिए, हर ब्लॉक के लिए, लेकिन यहाँ पर हम प्रोग्राम्स में ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगा रहे। देखिए प्रोग्राम में ब्रैकेट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट है। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर मैं इस इफ़ की बात करूँ तो इस इफ़ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, नंबर इज़ पॉजिटिव, जो एग्जीक्यूट होगी या स्किप हो जाएगी। इस तरह से सेकंड एल्स इफ देखें, इसमें भी एक ही स्टेटमेंट है, तीसरे में भी एक ही स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ इस तरह से, हम इस स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह से, ये एक ब्लॉक है, लेकिन आप ये देखें कि इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर लगा भी दी तो एरर नहीं आएगा। लेकिन ब्रैकेट्स का असल मकसद यही है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट है, आपके पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हो गए। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक यूनिट बनाने के लिए ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं ताकि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करें। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट तो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है, मतलब ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंडीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा क्योंकि हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है ताकि इन तीनों स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर बंद किया जा सके और तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करें। तो ये मकसद है ब्रैकेट्स के इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप नहीं भी लगाते या लगा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखें सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर एंटर करता है जैसे कि 88,
एंटर का बटन प्रेस करेंगे, देखें वो कहता है कि नंबर इज़ पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। फॉर एग्जांपल अगर हम माइनस के साथ कोई नंबर एंटर करते हैं, -99, देखिए वो कहता है कि नंबर इज़ नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम 0 एंटर करेंगे तो वो कहेगा नंबर इज़ 0, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगी अगर हम 0 एंटर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम n की जगह 0 सपोज कर लें तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन 0 ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ना ही पॉजिटिव वाली ना ही नेगेटिव वाली। तो लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज़ 0। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 11.10। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी। देखें सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है वो कि यूज़र से सैलरी इनपुट करवानी है कि उसकी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल 20,000, 30,000, जो भी सैलरी यूज़र एंटर करेगा वो सैलरी उससे एंटर करवानी है। अब वो सैलरी कितनी है इस बात का हमें नहीं पता एज अ प्रोग्रामर। अच्छा, सैलरी एंटर होने के बाद क्या करना है, वो कहता है कि इफ़ द सैलरी इज़ 20,000 और मोर, अगर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करना है, इट डिडक्ट्स 7% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में से 7% जो है वो काट लेना है। देखिए सैलरी का 7% जो भी अमाउंट बनेगी वो उसमें से डिडक्ट कर लेनी है। पहली बात, पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरे ऑप्शन में वो कहता है इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 और मोर, अगर सैलरी 10,000 से ज़्यादा बट लेस देन 20,000 और 20,000 से कम है, मतलब 10,000 से 20,000 के दरमियान की बात कर रहा है, तो आपने सैलरी में से डिडक्ट कर लेने हैं 1,000 रुपीज़। लास्ट ऑप्शन देखें, इफ़ द सैलरी इज़ लेस देन 10,000 और अगर सैलरी 10,000 से भी कम है, मतलब 1 से लेकर 10,000 तक या इससे भी कम है अगर सैलरी, इट डिडक्ट्स नथिंग, मतलब अगर सैलरी 10,000 से कम है तो फिर सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं करना। तो देखें हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं कि अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करना है, अगर सैलरी 20,000 से कम और 10,000 तक है तो फिर क्या करना है, और अगर सैलरी 10,000 से भी कम है तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा। तो देखें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि यूज़र से सैलरी इनपुट करवानी है। तो देखें सबसे पहले यूज़र से सैलरी इनपुट करवाने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी के नाम से, एक वेरिएबल हमने और लिया है नेट के नाम से। देखें क्योंकि जब सैलरी में से डिडक्शन हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है एक न्यू सैलरी हमारे सामने आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 में से 1,000 डिडक्ट कर लेते हैं तो वो 19,000 बचेगा। तो हमने बताना होगा कि 20,000 सैलरी है जिसमें से इतनी डिडक्शन हो गई और बाकी ये सैलरी बच गई। तो देखें यूज़र से सैलरी इनपुट करवाने के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है सैलरी के नाम से, और जब उसकी डिडक्शन के बाद जो न्यू सैलरी होगी उसको हम नेट में सेव करवा देंगे कि नेट सैलरी उसकी क्या बन रही है। तो देखें सबसे पहले ये 2 स्टेटमेंट जो हैं ये यूज़र से सैलरी इनपुट करने का काम कर रही हैं। सबसे पहले एक मैसेज जाएगा एंटर सैलरी, और फिर स्कैनएफ के ज़रिए सैलरी इनपुट करवाई जाएगी और वो सैलरी इस सैलरी वेरिएबल में सेव हो जाएगी। देखें ये वेरिएबल्स के नाम हैं, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सैलरी वेरिएबल है इसका नाम आप कुछ भी रख सकते थे, एस भी रख सकते थे। तो यहाँ पे हमने सैलरी रख दिया। बेहतर यही होता है कि जो भी वेरिएबल का नाम रखा जाए वो समझ आ जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एस रखेंगे तो समझ नहीं आएगी कि क्या है, उसका इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि उसका पूरा नाम सैलरी रख दिया जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक तो सैलरी इनपुट हो जाएगी। अब देखें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, तो हमने इफ़ एल्स इफ लगाना है। और आपको पता है कि 3 ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन, उन्हें मल्टीपल ऑप्शन ही होंगे, तो उस सूरत में आपने इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करना है। पहली कंडीशन इफ़ में लिख देंगे, दूसरी एल्स इफ में, और आखिरी जो है वो एल्स में लिख देंगे। इस तरह से ये आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले किस तरह से होगा। पहली कंडीशन ये थी कि अगर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है। देखिए हम यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहली ऑप्शन उसने क्या दी थी, इफ़ द सैलरी इज़ 20,000 और मोर, अगर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो 7% सैलरी डिडक्ट कर लेनी है। अब देखें किस तरह से है। कंडीशन ऐसे लगेगी, इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 20,000। अब देखें सैलरी वेरिएबल में क्या पड़ा है, वो सैलरी जो यूज़र ने एंटर की है वो आई थिंक 50,000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, उस बात का हमें नहीं पता। वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस वक्त यूज़र जो है वो सैलरी एंटर करेगा। अगर वो सैलरी ग्रेटर देन, देखें ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन ये लगेगा, मतलब 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब डिडक्शन करनी है 7%। देखें उसने कहा है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 7% सैलरी डिडक्ट कर लेनी है। तो 7% कैसे डिडक्ट होगी, देखें ये तो पहले 7% निकालने का फार्मूला है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, ये है उसका 7% सैलरी का निकल आएगा, और ये माइनस हो जाएगा
टोटल सैलरी में से, देखें सैलरी माइनस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो फार्मूला लगा हुआ है इसमें, ये तो सैलरी की 7% निकालेगा और वो सैलरी में से माइनस कर देगा, और इस टोटल का जो आंसर है वो नेट के अंदर सेव हो जाएगा, नेट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी, ये पूरी स्टेटमेंट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगी अगर ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब अगर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होगी, उसी सूरत में ये काम होगा। अगर नहीं तो फिर वो दूसरी की तरफ आ जाएगा। देखें इफ़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 10,000, तो कहता है कि अगर सैलरी 20,000 से ऊपर नहीं है तो फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आप अगली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। अगर वो सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो उस सूरत में देखें उसने बताया है कि आपने कितना डिडक्ट करना है, 1,000 फ्रॉम सैलरी। तो फिर आप देखें सैलरी में से माइनस कर देंगे 1,000 और उसको नेट में सेव कर देंगे, मतलब आपकी न्यू सैलरी जो है वो नेट में सेव हो जाएगी। और अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा भी नहीं है, तो फिर तो सैलरी 10,000 से कम ही है। देखें ना वो 20,000 से ज़्यादा है ना वो 10,000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 10,000 से कम है। तो देखें लास्ट में आप लिख देंगे एल्स। तो देखें फिर न्यू सैलरी में हम क्या सेव करेंगे, फिर हम वही पुरानी सैलरी जो कि इस वेरिएबल में पड़ी है उसी को हम नेट वेरिएबल में सेव कर देंगे, मतलब वही सैलरी, क्योंकि उसने कहा है कि अगर सैलरी 10,000 से भी कम है तो फिर इट डिडक्ट्स नथिंग, तो फिर कुछ भी डिडक्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसी सैलरी को नेट वेरिएबल में वैसे का वैसे ही डाल देना है, कुछ भी डिडक्शन नहीं करनी। तो देखें अब इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और नेट वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई न्यू सैलरी आ चुकी होगी। तो लास्ट में हम जब उस न्यू सैलरी को प्रिंट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रिंट एफ यूर नेट सैलरी इज़, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लग गया और नेट वेरिएबल ये आपने यहाँ पर लिख दिया। तो नेट वेरिएबल में जो भी न्यू सैलरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कंपाइल एंड रन। देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है एंटर सैलरी। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटर करते हैं सैलरी 19,000, एंटर का बटन प्रेस करते हैं, देखिए योर नेट सैलरी इज़ 18,000। 19,000 में से उसने 1,000 डिडक्ट किया है। उसकी वजह ये थी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है 19,000 के साथ। देखें 19,000 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 10,000। ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 10,000 का मतलब है कि वो ग्रेटर देन 10,000 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उस सैलरी यानी कि 19,000 में से माइनस कर दिया गया 1,000 और वो नेट में सेव हो गया। अब नेट में सेव होने के बाद मैंने आपको बताया जब एक ही कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद सारी कंडीशन जो है उनको स्किप कर दिया जाता है। डायरेक्ट वो प्रिंट एफ की तरफ आ जाएगा और प्रिंट कर देगा योर सैलरी इज़ 18,000, तो उसमें से 1,000 डिडक्शन होगी। अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा हम एंटर करते तो उस सूरत में सैलरी में से 7% माइनस किया जाता, तो उस सूरत में फिर सैलरी और बनती और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप कर दी जाती अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। देखें ये आपके सामने है 19,000 एंटर किया गया और नेट सैलरी जो है वो 18,000 बनी 1,000 की डिडक्शन के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है, देखने में लेंथी है लेकिन आसान सी है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। वो कहता है कि यूज़र से उसका स्कोर पूछें, यानी कि उसके मार्क्स पूछें और उसके मुताबिक उसका ग्रेड आपने डिस्प्ले करना है। कि अगर वो कहता है कि उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, देखिए नीचे उसने कंडीशन लगा दी हैं, टेस्ट स्कोर ये उसने बताए हैं सारे। अगर 90 से ज़्यादा हैं, देखें ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 90, तो फिर उसका ए ग्रेड होगा। अगर 80 से 89 के दरमियान है तो बी ग्रेड होगा। अगर 70 से 79 के दरमियान है तो सी ग्रेड होगा। इसी तरह से अगर 60 से 69 के दरमियान है तो डी ग्रेड होगा और अगर 60 से भी कम है तो एफ़ ग्रेड होगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ए बी सी डी एफ़, ये 5 ग्रेड्स हैं। तो ये 5 ऑप्शंस का मतलब है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पर भी इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 ऑप्शंस किस तरह से यूज़ होंगे। देखें पहला ऑप्शन इफ़ कंडीशन, दूसरा एल्स इफ़, तीसरा भी एल्स इफ़ में कंडीशन आएगी, चौथी भी एल्स इफ़ में आएगी और लास्ट में आप एल्स लिख देंगे। तो सबसे पहले देखें किस तरह से एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ताकि यूज़र से उसके मार्क्स जो हैं वो पूछे जा सकें। तो इंटीजर स्कोर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इन दोनों स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम यूज़र से उसका स्कोर जो है वो स्कोर वेरिएबल में इनपुट करवा लेंगे। अब देखें पहली कंडीशन चेक होगी, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 90। अगर स्कोर 90 से ज़्यादा है
तो प्रिंट एफ करेंगे योर ग्रेड इज़ ए। देखें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किए 95 मार्क्स, तो आप देख लें अगर स्कोर में 95 पड़ा हुआ है तो 95 इज़ ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 90, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 95 90 से ग्रेटर है। तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा योर ग्रेड इज़ ए, और ये बाकी नीचे आने वाली तमाम स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, क्योंकि हमें पहली कंडीशन ही अगर ट्रू मिल गई है तो बाकी ऑटोमेटिकली स्किप करती जाएंगी। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, स्कोर इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80, और अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये भी फॉल्स है फिर इसको चेक किया जाएगा, अगर ये भी फॉल्स है तो फिर इसको चेक किया जाएगा। एट द एंड अगर चारों ही फॉल्स हो जाती हैं तो फिर लास्ट में यही प्रिंट होगा। देखें अगर फॉर एग्जांपल उसने मार्क्स एंटर किए हैं 50, आप देख लें 50 के साथ ये कंडीशन 50 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90 फॉल्स हो जाएगा, 50 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से 50 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 70 ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 50 जो है वो 70 से भी बड़ा नहीं है। इस तरह से 50 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60 ये भी फॉल्स हो जाएगा, और एट द एंड फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब योर ग्रेड इज़ एफ। इस तरह से ये स्टेटमेंट प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन है। सबसे पहले यूज़र से पूछा जा रहा है एंटर योर टेस्ट स्कोर, अपना टेस्ट स्कोर जो है वो एंटर करें। देखें फॉर एग्जाम्पल हम एंटर करते हैं 80, वो कहता है कि योर ग्रेड इज़ बी। देखें 80 वाले को उसने बी ग्रेड दिया है, आप किस तरह से चेक कर लें। सबसे पहले जब उसने 80 एंटर किया, आप इसको सबसे पहली कंडीशन चेक करें, 80 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90, स्कोर के अंदर 80 पड़ा हुआ है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर आ जाएं, अब यहाँ पे देखें स्कोर में 80 है, 80 इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर दैन इज इक्वल टू दोनों उसने कहा है, तो इज इक्वल टू तो है 80 इज़ इक्वल टू 80, तो उस सूरत में प्रिंट एफ होगा योर ग्रेड इज़ बी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मतलब यूज़र से उसके मार्क्स पूछेगा और उसको उसका ग्रेड बताएगा कि उसका ग्रेड क्या बनता है। ये था एग्जाम्पल नंबर 11.11। उसके बाद हम देखते हैं 11.12। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी लॉजिकल भी है, देखें किस तरह से है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट्स पर यूनिट आर एज फॉलोज। देखें वो कहता है कि ये जो प्रोग्राम है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे, और नीचे उसने रेट्स बता दिए हैं कि पर यूनिट रेट्स क्या हैं। देखें किस तरह से हैं, वो कहता है कि अगर यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं 300 से ज़्यादा, 300 या 300 से ज़्यादा, देखें लिखा हुआ है इफ़ द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लेस देन इज इक्वल टू 300। अगर यूनिट 300 या 300 से कम है तो उस सूरत में आपका जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो आपको पड़ेगी, देखें 2 रुपीज़ RS2, मतलब आपको 2 रुपये का यूनिट जो है वो पड़ेगा, मतलब अगर आपके यूनिट्स 300 से कम है। लेकिन अगर आपके यूनिट 300 से बढ़ जाते हैं, ग्रेटर देन, देखें ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर वो कहता है कि या तो वो ग्रेटर देन 300 है या लेस देन 500 है, इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है 301 से लेकर 500 तक, पूरे 500 तक की बात कर रहा है, मतलब 301 से लेकर 500 तक। अगर आपके यूनिट 301 से लेकर 500 तक हैं तो उस सूरत में आपको जो कॉस्ट पड़ेगी पर यूनिट की वो होगी 5 रुपीज़ की। और अगर वो कहता है कि आपके यूनिट्स 500 से भी बढ़ जाते हैं, मतलब 501 से ऑनवर्ड जितना भी है, तो फिर आपको यूनिट कॉस्ट पड़ेगी 7 रुपीज़ की। तो देखें डिपेंड करता है आपके यूनिट्स के कंज्यूम होने पर। अगर यूनिट्स 300 से कम हैं, 300 या 300 से कम, आपने इस कंडीशन पे गौर करना है जो उसने स्टेटमेंट में बताई। देखें 300 या 300 से कम, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी है, तो उस सूरत में 2 रुपये का यूनिट। अगर 300 से 500 के दरमियान हैं तो 5 रुपये का यूनिट। अगर 500 से भी बढ़ गए हैं तो 7 रुपये का यूनिट। ये सबसे पहले हमने देखना है कि ये 3 चॉइसेस हैं और इन तीनों में से किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि अगर आपके यूनिट 250 हैं तो इसका मतलब है कि पहली वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि और आपको यूनिट पड़ेगा 2 रुपये का। अगर आपके यूनिट 300 से 500 के दरमियान है तो उस सूरत में सेकंड ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर 500 से बढ़ गए हैं तो तीसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये तीनों को देखते हैं। लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट का हिस्सा है 3 लाइनें, ये भी किस तरह से हमने इनको प्रोग्राम में शामिल करना है। तो पहले हम इन 3 स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से। देखें सबसे पहले उसने कहा कि यूज़र से आपने यूनिट्स इनपुट करवाने हैं। देखें सबसे पहले आपने यूज़र से पूछना है कि आपके यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए हैं।
अब जितने यूनिट्स वो कंज्यूम बताएगा उसी हिसाब से आपने उसका बिल कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, देखें, बिल कैलकुलेट करने के लिए ये एक वेरिएबल ले लिया, फ्लोट बिल, क्योंकि हम इस बिल वेरिएबल के अंदर जो भी बिल बनेगा, मतलब 2000, 3000, 5000, वो बिल हम इस वेरिएबल में सेव कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा, यहाँ पे स्पेसिंग दे लेते हैं ताकि आपको ये प्रोग्राम आसानी से समझ आ जाए। आप देखें ज़रा किस तरह से होगा ये। यहाँ पर तो यूज़र से यूनिट्स पूछे जाएंगे, एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड। यूज़र जो है वो यूनिट्स एंटर करेगा, मतलब हो सकता है 100, 200, 300 जितने भी यूनिट्स उसके कंज्यूम हुए हैं वो एंटर कर देगा और वो यूनिट्स वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। वेरिएबल का नाम है यूनिट्स। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। पहली कंडीशन देखें, स्टेटमेंट की जो पहली कंडीशन उसमें ये लिखा हुआ उसने, अगर यूनिट्स 300 या 300 से कम है ये चेक करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा, उसके बाद तीनों। देखें किस तरह से। सबसे पहले उसने उल्टा शुरू किया, मतलब 500 से ज़्यादा। इफ़ यूनिट्स इज़ ग्रेटर दैन 500, अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा हैं, मतलब 600, 700 जितने भी होंगे, 500, 1, 2, 3, तो उस सूरत में पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपीज़ की। तो देखें आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो जो भी अमाउंट आएगी वो बिल वेरिएबल में सेव हो जाएगी। देखें, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7, यूनिट्स को 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 7 रुपीज़ की आएगी। इस तरह से सेकंड कंडीशन, इफ़ यूनिट्स इज़ ग्रेटर दैन 300, अगर यूनिट्स जो हैं वो 300 से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में आपको जो बिल आएगा, मतलब 300 से ज़्यादा का मतलब है 301 से लेके ऑनवर्ड 500 तक, तो उस सूरत में आपको जो बिल है वो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। देखिए यहाँ पर उसने सेकंड ऑप्शन में बताया है कि अगर 300 से 500 के दरमियान है तो उस सूरत में 5 रुपये यूनिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा बिल। किस तरह से होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, जो भी होगा कैलकुलेशन या जो भी बिल होगा वो बिल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा भी नहीं हैं, यूनिट्स 300 से ज़्यादा भी नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिट्स जो हैं वो 300 से कम है। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है 300 से कम होने पर। देखें वो कहता है कि एल्स बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आएगा वो बिल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास ऑप्शंस थे, ये तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन एग्जीक्यूट होना है। अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा होंगे, मतलब 501 से ऑनवर्ड, तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 के साथ और बिल में सेव कर दिया जाएगा। अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं, देखें वो सेकंड कंडीशन की तरफ उसी वक्त आएगा, मतलब ये सेकंड कंडीशन है आपके सामने, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें 500 से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सेकंड के बाद, तो इसका मतलब फिर वो 300 से ज़्यादा चेक करेगा कि 300 से 500 के दरमियान है। अगर 300 से 500 के दरमियान भी नहीं है तो फिर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर वो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है, डिपेंड करता है कि वो यूनिट्स कितने हैं। इसका मतलब यहाँ तक इन तीनों में से जब कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास इस बिल वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई अमाउंट आ चुकी होगी। फिर वो कहता है कि आपने क्या करना है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पे वो कहता है अ लाइन रेंट RS 150 इज़ आल्सो एडिड टू द टोटल बिल। वो कहता है कि जो भी टोटल बिल अभी तक आपने कैलकुलेट किया है उसमें 150 और ऐड कर दें, जो कि लाइन रेंट है। उसके बाद लाइन रेंट होता है कि मीटर लगवाने के या मीटर का आप समझ लें कि उसका किराया होता है, उसका रेंट होता है। एंड अ सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा, और वो फिर वो कहता है कि 5% टैक्स भी ऐड करना है उस बिल के अंदर, लेकिन वो किस शर्त पे करना है, इफ़ द बिल एक्सीड्स 2000। अगर आपने जो बिल कैलकुलेट किया है अगर वो 2000 से बढ़ गया है तो उस सूरत में 5%, मतलब उस बिल का 5% इजाफी उस बिल में आपने जमा करना है। तो ये दो काम भी आप कैसे करेंगे देखें। यहाँ तक आपने देखा कि हमने बिल कैलकुलेट किया यूनिट्स के हिसाब से, और जो भी बिल हमने कैलकुलेट किया है वो इस बिल वेरिएबल में आ चुका है। उसके बाद देखें एक काम वो ये कहता है कि बिल में 150 रुपया ऐड कर दें। तो देखें बिल प्लस 150, बिल में 150 ऐड करें और उसको बिल वेरिएबल में ही सेव कर दें, तो इसका मतलब बिल के अंदर 150 का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो उसने बताया कि अगर बिल 2000 से बढ़ जाता है, देखें फिर कंडीशन, ये सिंपल इफ़ कंडीशन लगी है जो हमने सबसे पहले लेक्चर में इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ी थी, सिंपल इफ़ कंडीशन। इसमें क्या है, वो कहता है कि अगर तो बिल 2000 से बढ़ गया है, कंडीशन चेक करें, इफ़ बिल इज़ ग्रेटर दैन 2000, उस सूरत में ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी
ये वाली। अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखें, बिल के अंदर 5% ऐड कर रहा है। देखें बिल का पहले 5% निकालेंगे, बिल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये बिल जितना भी बिल होगा जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसका 5% निकल आएगा, और उस वो जो 5% है वो इस बिल में जमा हो जाएगा। देखें बिल प्लस बिल मल्टीप्लाई बाय 500, मतलब ये उसका 5% निकला और ये उस बिल के अंदर प्लस हो गया, और फिर इस पूरे का रिज़ल्ट, मतलब ये जो पूरी हमने कैलकुलेशन की है इसका रिज़ल्ट बिल वेरिएबल में आ जाएगा दोबारा से। तो इसका मतलब बिल की जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। अब उसके अंदर न्यू बिल आ चुका है, मतलब इसमें 150 रुपया भी ऐड हो चुका है, और इसमें अगर वो बिल 2000 से ज़्यादा है तो उसमें 5% टैक्स भी ऐड हो चुका है। तो लास्ट में हम उस बिल वेरिएबल के अंदर मौजूद जो भी हमारा बिल होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, तो टोटल बिल इज़ इक्वल टू ये बिल वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरह से बिल वेरिएबल में जो भी अमाउंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड। सबसे पहले तो आप वो पूछ रहा है कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे 370 यूनिट्स कंज्यूम हुए, 370 यूनिट्स कंज्यूम, और उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो टोटल बिल हमारा आया 2000। लेकिन 370 यूनिट्स हैं तो उसका बिल 2000 उसने कैलकुलेट किया है। उसने असल में क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले 370 यूनिट्स जो कि यूनिट्स वेरिएबल में पड़े हैं उसने चेक किया 370 इज़ ग्रेटर देन 500। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब उसने इस पूरे एरिया को छोड़ दिया। उसके बाद चेक करेगा 370 इज़ ग्रेटर देन 300, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसने यहाँ पर 370, देखें यूनिट्स में 370 पड़ा हुआ है, 370 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और बिल वेरिएबल में सेव कर दिया। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी जितनी भी एल्स या एल्स इफ होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। उसके बाद फिर उस बिल में 150 प्लस किया जाएगा और उसको बिल में सेव कर दिया जाएगा। और अगर वो बिल 2000 से एक्सीड करता है तो उस सूरत में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और टोटल बिल इज़ इक्वल टू बिल, और टोटल बिल जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है कि ये वाली जो चीज़ है ये डिपेंड कर रही है बिल के 2000 होने पर। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक दफ़ा कि किस तरह से ये काम करेगा। देखिए सबसे पहले एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूज़र से उसके यूनिट्स पूछे जा रहे हैं कि वो कितने यूनिट्स उसने यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एंटर करते हैं 152 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। देखें टोटल बिल इज़ इक्वल टू 454, टोटल बिल जो है वो बना है 454 रुपये। अब ये किस तरह से है हम इसको देख लेते हैं कि प्रोग्राम ने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। 152 यूनिट्स का मतलब है कि जब उसने 152 एंटर किया तो वो इस यूनिट वेरिएबल में सेव हो गया। कंडीशन चेक होगी यूनिट्स इज़ ग्रेटर देन 500। देखें यूनिट्स में कितना पड़ा हुआ है 152, तो 152 इज़ ग्रेटर देन 500 है नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद चेक किया जाएगा 152 इज़ ग्रेटर देन 300, ये भी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 152 300 से ग्रेटर नहीं है, तो उस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ज़ाहिर बात है जब दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी तो फिर लास्ट वाली ही एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर होगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यूनिट्स में कितना एंटर किया है 152, तो 152 को जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो वो आंसर जो है वो बिल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। यहाँ तक तो ये काम कंप्लीट हो गया। 152 को मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 304। अब 304 जो बना उसमें उसने यहाँ पर ये 304 जो है वो बिल वेरिएबल में सेव हो गया है, उसमें उसने प्लस किया 150। अब यहाँ पर जब 304 में 150 ऐड हुआ तो वो भी बिल वेरिएबल में सेव हो जाएगा, तो बिल वेरिएबल की जो न्यू वैल्यू है वो 454 बन जाएगी। तो देखें जो आपने अभी देखा कि 454 रुपीज़ जो है वो बिल आया है 152 यूनिट्स कंज्यूम होने का। 304 में 150 उसमें प्लस कर दिए और उसके बाद 454 जो कि बिल में सेव हो गया। उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या बिल 2000 से ज़्यादा तो नहीं है, तो आप देखें बिल तो 454 बना है वो 2000 से ज़्यादा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस सूरत में ये जो टैक्स है 5% ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फाइनली आपका बिल प्रिंट हो जाएगा कि 454 उसमें आपका बिल है, तो टोटल बिल इज़ इक्वल टू 454।
इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं 11.14। देखिए इसमें वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज। देखिए वो कहता है कि मंथ्स आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी जो है उसके लिए 1, फरवरी के लिए 2, 3, 4, इस तरह से सो ऑन। तो 1 से लेकर 12 तक मंथ हैं, तो आपने उनमें से कोई भी नंबर ऐड करना है। मतलब अगर आप फरवरी ऐड करना चाहते हैं तो आपने 2 ऐड करना है, 3, 4 इस तरह से आपने इनपुट करने हैं और डिस्प्ले करना है कि उस मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे कि देखें अगर मैं 1 एंटर करता हूँ ना, तो 1 का मतलब है जनवरी, तो उसमें 31 डेज़ होते हैं। इस तरह से अगर आप 1 एंटर करेंगे तो वो आपको बताएगा 31 डेज़। अगर आप 2 एंटर करेंगे तो आपको बताएगा 28 या 29 डेज़। इस तरह से हर मंथ के डेज़ वो बताएगा जो भी मंथ आप ऐड करेंगे। उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम देखें किस तरह से है। सबसे पहले एक वेरिएबल जिसमें मंथ आप एंटर करवाएंगे। ये यहाँ से ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़र से मंथ एंटर करवा के एम वेरिएबल में सेव कर देंगे। कंडीशंस कैसे लगाई हैं देखें। 3 तरह के मंथ होते हैं पूरे साल के अंदर। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज़ होते हैं, कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 28 या 29 डेज़ होते हैं। जैसे कि फेब है वो 29 या 28 डेज़ का होता है। तो 3 तरह के मंथ हैं। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारे पास बन जाएंगी और 3 ऑप्शंस के लिए हम इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखें उसने जो ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज़ होते हैं उनको उसने इस कंडीशन में लिखा है। देखिए किस तरह से लिखा है कंडीशन, इफ़ m इज़ इक्वल टू 1। अगर m के अंदर 1 है, देखिए m वो है जिसमें हमने 1, 2, 3 मतलब जो भी मंथ है उनके नंबरिंग ऐड करनी है। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, इस तरह से 3, 4। तो वो कहता है कि अगर 1 इज़ इक्वल टू 1 है, आगे देखें ये वाला जो साइन है ये और का साइन है, जैसे मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे। और या फिर इसका मतलब होता है या फिर m इज़ इक्वल टू 3, या वो 3 है, कहता है या वो m के अंदर 5 है, या फिर m के अंदर अगर 7 है, या फिर m जो है वो 8 के बराबर है, या 10 के या 12 के। मतलब इनमें से अगर m के अंदर कोई भी वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, क्योंकि मंथ नंबर 1 जो कि जनवरी है, मंथ नंबर 3 जो कि मार्च है, या 5, 7, 10, 12 है, इनमें जितने भी ये मंथ हैं उनमें 31 डेज़ होते हैं। तो देखें इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये मल्टीपल कंडीशन उसने और के साथ ज्वाइन की हैं, ये कंपाउंड कंडीशन इसे कहेंगे। उसने और ऑपरेटर को लगा के तमाम कंडीशंस को ज्वाइन कर दी है। तो इन सब में से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो उस सूरत में वो प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ 31 डेज़, कि इसमें 31 डेज़ हैं। देखो क्योंकि नंबर 1 में भी 31 होते हैं, 3 में भी, 5 में भी, 7 में भी। इस तरह से अगर इनमें से अगर m के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी तो फिर वो सेकंड की तरफ आ जाएगा, क्योंकि फिर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा कि m में अगर 4 है या 6 है या 9 है या 11 है, तो उस सूरत में वो कहेगा क्योंकि इन चारों मंथ में मंथ नंबर 4, 6, 9 और 11 इनमें 30 डेज़ होते हैं। और उसके बाद एल्स इफ में अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट में वो कहेगा एल्स इफ m इज़ इक्वल टू 2, अगर वो सेकंड मंथ है। क्योंकि आप देखें सेकंड मंथ का फरवरी होता है और उसमें ना ही 30 डेज़ होते हैं ना ही 31, तो लास्ट में वो कहेगा कि 28 और 29 डेज़ होंगे अगर वो 2 है, m इज़ इक्वल टू 2 है। और हो सकता है कि यूज़र ने वैल्यू ही गलत इनपुट कर दी हो, मतलब 13, 14, क्योंकि 13 मंथ भी नहीं होता, 14 मंथ भी नहीं होता। तो उस सूरत में आखिरी ऑप्शन में देखें वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कहेगा प्रिंट एफ इनवैलिड मंथ, कि आपने गलत मंथ जो है वो एंटर किया है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है एंटर द मंथ। कोई भी मंथ नंबर आपने एंटर करना है 1 से 12 तक। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 8, तो जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा वो कहेगा 31 डेज़ के 8वें मंथ में जो कि अगस्त होता है उसमें 31 दिन होते हैं। देखें किस तरह से उसने किया। मैंने m के अंदर 8 एंटर किया, देखें m में 8 सेव हो गया। अब इस 8 को चेक किया, 8 इज़ इक्वल टू 1 ये फॉल्स है, लेकिन आगे और भी कंडीशन हैं। 8 इज़ इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स है, 8 इज़ इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स है, 8 इज़ इक्वल टू 7 ये भी फॉल्स है, लेकिन 8 इज़ इक्वल टू 8 यहाँ पे देखें ये ट्रू हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब दरमियान में और का साइन आ रहा होता है, देखें डिफरेंट कंडीशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंडीशन हैं और तमाम के दरमियान में और का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन 7 कंडीशंस के अंदर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो इस पूरी इफ़ कंडीशन को ट्रू ही माना जाएगा। तो देखें m इज़ इक्वल टू 8 हमें ट्रू मिल गया, इसका मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई और इस सूरत में 31 डेज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। आप इन तमाम प्रोग्राम्स को खुद भी ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस की बेस के ऊपर ये हैं सब क्वेश्चंस। अगर आप खुद इनको डेव C++ में बनाएंगे, इनको एग्जीक्यूट करेंगे
तो ये प्रोग्राम बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।